हेलो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फोर्थ लेक्चर के अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था उस वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, कि ये जो सेकंड यूनिट है ये हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था इसको ये चैप्टर जो था सेकंड यूनिट के अंतर्गत जो चैप्टर था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैंने 6 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखाए थे। इन ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं, वर्नर्स थियरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग कीलेट्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे। तो हम लोग ये जो है ये हमारा सेकंड पार्ट के अंतर्गत आएगा। इसका जब थर्ड पार्ट आएगा तो लास्ट के 2 ऑब्जेक्टिव और हो जाएंगे और हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा, पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ कि कीलेट क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कीलेट जो शब्द था, कीलेट जो वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग मॉर्गन एवं ड्रू ने किया था। ड्रू ने किया था। मॉर्गन एवं ड्रू ने इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। ये जो है ये जो शब्द कीलेट आपका बना हुआ है, ये ग्रीक भाषा के शब्द कीला से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें इन हिंदी, तो धातु परमाणु एवं कार्बनिक अथवा अकार्बनिक अणुओं या आयनों द्वारा निर्मित वलीय संरचना कीलेट कहलाती है। यानी कोई भी मेटल एटम और ऑर्गेनिक, उस मेटल एटम से ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़े, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़े या कोई आयन जुड़ने के बाद जो रिंग फॉर्मेशन होता है, जो वलीय संरचना होती है, वलीय स्ट्रक्चर, जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। कीलेट, ये बात हो गई हमारे कीलेट की डेफिनेशन की, कीलेट क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ कीलेट्स कंपाउंड क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो कीलेट्स कितने तरह के इनका क्लासिफिकेशन होगा? 4 तरह से इनका क्लासिफिकेशन होगा। उन 4 तरह के क्लासिफिकेशन 4 तरह में कौन कौन से आते हैं आपके? 4 तरह में पहला जो कीलेट होगा उसका नेम है आपका बाइडेंटेड कीलेटिंग ग्रुप। सेकंड वाला जो होगा उसका नेम है ट्राइडेंटेड कीलेटिंग ग्रुप। थर्ड वाला जो है उसका नेम है क्वाड्रीडेंटेड कीलेटिंग ग्रुप। और फोर्थ वाला जो है वो है हेक्साडेंटेड कीलेटिंग ग्रुप। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट वाले की तरफ। फर्स्ट वाले को, अच्छा ये क्या है बाइडेंटेड कीलेटिंग ग्रुप? इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे। 2 एसिडिक ग्रुप्स, 1 एसिडिक ग्रुप एंड 1 कोऑर्डिनेशन ग्रुप। थर्ड वाला है 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ये 3 पार्ट्स में जो थर्ड वाला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इसका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप क्या है, इसका नाम क्या लिखा है? जैसा नाम है सेम वही डेफिनेशन आपकी बनेगी। 2 एसिडिक ग्रुप, मतलब इसमें 2 अम्लीय समूह धातु आयन के 2 सहसंयोजी बंध बनाकर कीलेट का निर्माण करेंगे। सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाले में लिखा 1 एसिडिक ग्रुप एंड 1 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। इसमें क्या होगा? इसमें धातु आयन लिगेंड के साथ एक सहसंयोजी बंध तथा एक उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ेगा। दूसरा क्या है? नेक्स्ट मतलब क्या है? सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स है, मतलब इसमें क्या होगा? इसमें धातु आयन लिगेंड के साथ 2 उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड वाला ट्राइडेंटेड कीलेटिंग ग्रुप। ट्राइडेंटेड कीलेटिंग ग्रुप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट का नेम जैसा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, 3 एसिडिक ग्रुप। जैसा नेम होगा एज डेफिनेशन बनेगी। इस पे क्या होगा? 3 एसिडिक ग्रुप है, मतलब इसमें धातु आयन लिगेंड के साथ 3 सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़ेंगे या जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2 एसिडिक ग्रुप्स एंड 1 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। 2 एसिडिक ग्रुप मतलब इसमें क्या होगा? धातु आयन जो होंगे लिगेंड के साथ कितने ग्रुप से जुड़े हुए होंगे? कितने बॉन्ड से? लिखा है 2 एसिडिक ग्रुप एंड 1 कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। तो 2 सहसंयोजी बंध से और 1 कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड हो जाएगा, तो 1 उप सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 एसिडिक एंड 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। तो 1 एसिडिक में क्या हो जाएगा? इसमें
धातु आयन लिगेंड के साथ एक सहसंयोजी बंध एवं दो उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थ्री कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। थ्री कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप में क्या है, इसमें धातु आयन लिगेंड के साथ तीन उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। आपको डेफिनेशन रटने की, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको बस ये जो नेम है ना, इनको आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। नेम इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया है बहुत अच्छे से। ये स्ट्रक्चर आप लोग बिल्कुल अपने मतलब वो जो आई कैमरा होता है ना, उसमें सेट कर लीजिए बिल्कुल एक तरीके से। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रीडेंटेट किलेटिंग ग्रुप। अब क्वाड्रीडेंट को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। दो भाग कौन से हैं, लिखा है 2 एसिडिक ग्रुप्स एंड 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। सेम जैसा अभी करते चले आए हैं। क्या होगा इसमें जो धातु आयन होगा, जो मेटल आयन होगा, वो लिगेंड के साथ कितने सहसंयोजी बंध से जुड़ा होगा, 2 सहसंयोजी बंध और 2 उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप। 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप में क्या होगा, इसमें जो मेटल आयन होगा वो लिगेंड के साथ में 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से या उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा होगा। इसके बाद फोर्थ वाला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट मतलब 6 से अर्थ आता है हेक्साडेंटेट का। इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, 2 एसिडिक ग्रुप एंड 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, और सेकेंड वाला क्या है, 4 एसिडिक ग्रुप एंड 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, 2 एसिडिक ग्रुप्स, मतलब क्या हो जाएगा, जो मेटल आयन होंगे लिगेंड के साथ 2 सहसंयोजी बंध और 4 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स भी लिखा है ना, तो 4 उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होंगे। नेक्स्ट क्या है, 4 एसिडिक ग्रुप्स एंड 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स, यानी 4 एसिडिक ग्रुप मतलब इसमें जो धातु आयन होंगे लिगेंड के साथ 4 सहसंयोजी बंधों से तथा 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स यानी 2 उपसहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होंगे। ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इनका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण। नोमेनक्लेचर मतलब इसका नामकरण किस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए IUPAC पद्धति मैंने आप लोगों को बताई, मैंने क्या बताई है, वो IUPAC पद्धति 9th 10th क्लास से भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और जब स्टार्टिंग में बेसिक में पढ़ाती थी तो भी मैंने बताया है कि IUPAC इसमें भी लिखा कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, तो किसके अंतर्गत करेंगे, जो हमें एक कमेटी ने हमें एक सिस्टम दे रखा है जिसका नाम उसने क्या रखा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, ये लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे। उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसका नामकरण करेंगे। अब नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या सीक्वेंस क्या है इसका, सबसे पहले सीक्वेंस आता है हम लोगों का। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर में आ जाते हैं, यानी संकुल आयनों का नामकरण किस तरह से होगा। पहली बात तो इसमें क्या है, मैंने केवल लिख दिया है कि किस किस तरह से किया जाएगा। इसमें जो बीच में मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी वो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। मेरा नोट्स के पढ़ाई करना तो बेकार है, देखिए नोट्स आप लोगों को बनाने ही चाहिए। लिखा हुआ है पहले में क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ लिसनिंग आयंस, जो किस तरह से हमको लिसनिंग आयन का ऑर्डर सेट करना है। जिसको बोल देंगे कि आयनों के नामकरण का क्रम किस तरह से होगा। सबसे पहले होगा जो आयनिक संकुल होगा उसमें पहले धन आयन और बाद में ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। नोट डाउन कीजिए इसे, पहले धन आयन यानी पॉजिटिव आयंस और फिर नेगेटिव आयन का नाम लिखा जाएगा। जैसे K4FeCN6 है, इसमें हम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा। इसमें K4 यानी K जो है पोटेशियम, ये कैसा जाएगा, धन आयन में जाएगा यानी पॉजिटिव में जाएगा, तो इसका नाम हम पहले लिख देंगे पोटेशियम। इसके बाद जो है वो ऋण आयन में जाएगा, तो उसका नाम क्या हो गया, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसके बाद क्या होगा, उपसहसंयोजन क्षेत्र का नामकरण किया जाएगा। ये क्या होता है, उपसहसंयोजन क्षेत्र में जो लिगेंड उपस्थित होगा उस लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और उसके बाद धातु आयन का नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है लिगेंडों के नामकरण का क्रम किस तरह से करते हैं। लिगेंड्स जो होंगे उसका नामकरण सबसे पहले ऋणात्मक, फिर उदासीन, तब धनात्मक, ठीक है। इनके नाम में जो जैसे हम लोग पहले जो IUPAC लिखते थे उसमें हम लोग डैश वगैरह लगा देते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई भी डैश वगैरह नहीं लगेगा। मैं कुछ जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके मैं नाम बता रही हूँ आप लोगों को, उनके नाम आपको क्या लिखने हैं वो सुन लीजिए।
और नोट डाउन भी कर लीजिए। अगर ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में ITE या फिर ATE आता है तो अंतिम अक्षर जो लास्ट वाला होगा, अंतिम अक्षर E को O में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे NO3 है तो नाइट्रेट, इसकी स्पेलिंग आप लोग क्या लिखेंगे, NITRATE, नाइट्रेट हो जाएगा ना। लास्ट में ATE आया ना, ATE आया तो इसको हम लोग क्या, नाइट्रेट को हम लोग क्या बोल देंगे, नाइट्रेटो। यानी मैंने बोला ना जो लास्ट है, लास्ट लेटर इसमें ई है ना, तो इस लास्ट लेटर को हम लोग क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, और स्पेलिंग क्या बन जाएगी हमारी, NITRATO। ए की जगह, ई की जगह में NITRATE था, उसको हम लोग क्या कर दिए, NITRATO। स्टार्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे नाइट्रेट की बात होगा, ऐसे नाइट्राइट को भी हम नाइट्राइटो लिखेंगे, कार्बोनेट को कार्बोनेटो लिखेंगे, ऑक्सलेट को ऑक्सलेटो लिखेंगे। इस तरह से ऋणात्मक लिगेंड आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है ऋणात्मक का, मतलब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर लिगेंड के नाम के अंत में IDE आता है तो इसे O से विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे फ्लोराइड, यानी F- जिसको बोलते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड में क्या स्पेलिंग होगी, FLUORIDE, फ्लोराइड हो गया। DE है ना, IDE है ना लास्ट में, तो E को आप इसको किससे रिप्लेस करोगे, O से, यानी FLUORO, ठीक है। IDE को किससे रिप्लेस कर दिया, O से। ऐसे क्लोराइड है तो क्लोरो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, आयोडाइड है तो आयोडो, इस तरह से रिप्लेस करते चलेंगे। और थर्ड क्या है इसका नियम है, थर्ड नियम इसका है, अगर शब्द के अंत में IDE आता है तो अंतिम अक्षर E को O द्वारा हटा दिया जाता है, वही रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे सल्फाइड है तो SULPHIDE, सल्फाइड है, IDE आया, E को किससे रिप्लेस करना है, O से रिप्लेस कर देना है, तो SULPHIDO, सल्फाइडो, ठीक है। नेक्स्ट धनात्मक लिगेंड की, उदासीन लिगेंड की बात आती है। उदासीन लिगेंड में क्या होता है, उदासीन लिगेंड में जल को एक्वो, अमोनिया को अमीन तथा CO को कार्बोनिक लिखा जाता है, ठीक है। NO है नाइट्रोसिल, CS है थायोकार्बोनिल, NS है थायो नाइट्रोसिल, H2N CH2 CH2 NH2 ये EN है तो एथिलीन डाई अमीन। C2H5N लिखा है या फिर POI लिखा है तो पिरिडीन, इस तरह से इसके नाम है। इसके बाद धनात्मक लिगेंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, धनात्मक लिगेंड के नाम के अंत में अगर IUM, कोई भी धनात्मक लिगेंड हो उसके नाम के अंत में हम लोग IUM ऐड कर देंगे अपने से। जैसे NO+ है या NO2+, NO2+ ले लीजिए आप, NO2+ नाइट्रोनियम, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम, IUM हमने ऐड कर दिया अपने आप से। अच्छा, इसमें एक बात नोट डाउन करके ज़रा लिख लीजिए आप लोग कि IUPAC पद्धति के नवीनतम नियमानुसार लिगेंडों का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार किया जाता है, अर्थात लिगेंडों के आवेश के क्रम पर विचार नहीं किया जाता है। मतलब ऋणात्मक, उदासीन और अंत में धनात्मक ऐसा विचार नहीं किया जाता। ये हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, लिगेंड के नंबर्स, नेम एंड लिस्टिंग ऑफ लिगेंड्स हो गया, नंबर्स आ जाएगा, मतलब लिगेंडों की संख्या जिसको हम बोलते हैं। सामान्य लिगेंड की संख्या अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से है तो 2 के लिए डाई लगा देंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा लगा देंगे। बात पता है, सबको पता है यूपीएससी में ऐसा होता है। अगर नहीं पता है तो नंबर ऑफ कार्बन 1 to 10 लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद संयुक्त लिगेंडों का नामकरण क्या होता है, जिन संकुलों में 2 या अधिक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उन्हें बहुकेंद्रीय संकुल कहते हैं। इन संकुलों में उपस्थित सेतु लिगेंड के नाम के पहले म्यू का उपयोग हाइफन लगाकर करते हैं। एक ही प्रकार के 2 या अधिक सेतु के लिए म्यू डाई, म्यू ट्राई इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय धातु आयन का नामकरण, यानी सेंट्रल मेटल जो होगा उसका नामकरण किस तरह से करेंगे। संपूर्ण लिगेंड का जब नाम लिख लिया जाता है उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखा जाता है। केंद्रीय धातु में क्या होता है, इसके लिए क्या नियम होते हैं, इसके लिए नियम होते हैं ऋणात्मक संकुलों में
केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट लगाते हैं, यानी ATE एट बोलते हैं इसको। जैसे फेरेट, जैसे कि F4 FeCN6। अब यहाँ पे Fe है ना आपका सेंट्रल एलिमेंट, तो Fe के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, 8 जोड़ देंगे ना। फेरो है ये तो इसको हम क्या बना देंगे, फेरेट बना देंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इसके बाद उदासीन तथा धनात्मक संकुलों में केंद्रीय परमाणु को उसके नाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे Cu है ना, CuNH3 का होल 4 SO4, तो Cu है तो Cu सेंट्रल एलिमेंट है, तो इसमें कुछ Cu को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उसका नेम ही लिख देंगे। जैसे Cu को क्या लिख देंगे, कॉपर है तो कॉपर लिख दिया, टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं इसका। ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख देंगे, जैसे केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखने के पश्चात उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, जो मैंने बीच में बोले थी ना, सेकंड थर्ड, तो जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जो निकल के आती है वही ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए Fe की 2 निकल के आई, तो क्या लिख देंगे, Fe सेकेंड, किस में, रोमन में, ठीक है। इसके बाद आता है ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण। जो तुम्हारे ज्यामितीय समावयवी उनका नामकरण किस तरह से करेंगे, इसमें भी आ सकता है ना ज्यामितीय समावयवी में समीप यानी 90 डिग्री पर रहने वाले लिगेंड के नाम के पहले से तथा विपरीत यानी 180 की तरफ जाएगा तो उसका नाम क्या लिख देते हैं, ट्रांस लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाशिक समावयवी का नामकरण। अगर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्रकाशिक समावयवी के है तो उसके लिए D या फिर प्लस था। अगर वाम यानी वाम ध्रुवण घूर्णक है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, L या फिर नेगेटिव का साइन माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा नामकरण करना। अब इसके जो टर्म्स लिखे हुए हैं इन्हीं को ही मैंने एक्सप्लेन किया है, यानी ऑर्डर ऑफ लिस्निंग आयंस, फिर टर्मिनेशन ऑफ नेम्स, फिर नेम्स एंड लिस्निंग ऑफ लिगेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बताया ना ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि जो सेंट्रल एटम होगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, फिर पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, फिर पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स यानी जो बीच में कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, नेमिंग ऑफ आइसोमर्स यानी समावयव का नामकरण, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये बात हो गई हमारी नोमेनक्लेचर की। देखिए जो मैंने ये टॉपिक इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसका जो नोमेनक्लेचर है ये पूछा जाता है, ठीक है, नाम लिखने को आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। 6 ऑब्जेक्टिव में 4 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के कवर हो गए, 2 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और उसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। थैंक यू क्लास।